हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आपका ज़ायरा कॉमर्स एकेडमी में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ पासिंग जर्नल एंट्रीज द मॉडर्न अप्रोच। इससे पहले वाले वीडियो में हम ट्रेडिशनल अप्रोच को समझ चुके हैं कि उसमें किस टाइप के खाते होते हैं और उनके क्या रूल्स होते हैं जर्नल एंट्रीज करने के। आज हम मॉडर्न अप्रोच के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मॉडर्न अप्रोच में कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। उन अकाउंट्स के डेफिनेशन, उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे और फिर हम लोग उसके रूल को समझेंगे कि किस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए कौन सा रूल अप्लाई किया जाता है। और फिर रूल को समझने के बाद मैं आपको एक एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा और रूल समझने के बाद मैं रूल को अप्लाई करना आप लोगों को सिखाऊंगा, जैसे मैंने ट्रेडिशनल मेथड में आप लोगों को सिखाया था। तो वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ना सिर्फ जनरल रूल के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में जो कि अकाउंटिंग में आपको बहुत काम आने वाले हैं। जहां तक मेरे पसंद की बात है तो मेरा फेवरेट मॉडर्न अप्रोच ही है। ट्रेडिशनल अप्रोच में कम अप्लाई करता हूं, हालांकि दोनों ही मेथड बहुत ही यूजफुल हैं और दोनों मेथड यूज किए जाते हैं जर्नल एंट्री करने के लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। उसके बाद हम लोग इसके मेन पोर्शन पर आएंगे। ये लोगो देख करके आप समझ गए होंगे, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके मालिक कौन है तो आप झट से बता देंगे कि इसके मालिक कौन है। जी हाँ, इसके मालिक है मुकेश अंबानी साहब। तो आज जिस कॉन्सेप्ट की बात हम लोग करने वाले हैं इसमें, वो है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी व्यवसाय और व्यवसाय का मालिक दोनों अलग अलग इंडिविजुअल है। एक नेचुरल पर्सन है और एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे मुकेश अंबानी साहब नेचुरल पर्सन है और जियो आर्टिफिशियल पर्सन है। ये कंसेप्ट कहता है कि दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक बंद हो जाए तो दूसरे की डेथ हो जाएगी, और अगर दूसरे की डेथ हो जाए तो बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अकाउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों अपने आप में अलग है। इसका एप्लीकेशन कुछ तो मैं अभी आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप अकाउंटिंग में आगे बढ़ेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग एंटिटी है, अलग अलग संस्था है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जिस तरीके से हम लोगों ने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में कुछ अकाउंट्स देखे थे, जैसे पर्सनल, रियल, नॉमिनल, फिर उसके भी कुछ वेरिएंट्स थे, यहाँ पर हम लोग टोटल 6 अकाउंट देखने वाले हैं। जिसमें पहला आता है आपका एसेट्स अकाउंट, दूसरा आता है आपका लायबिलिटी अकाउंट, तीसरा आता है इनकम अकाउंट, चौथा आता है आपका रेवेन्यू अकाउंट, पांचवा एक्सपेंसेस अकाउंट और छठा प्रोविजन अकाउंट। इन 6 अकाउंट्स के बेसिस पर ही हम लोग जर्नल एंट्री मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो हम रूल समझें इन अकाउंट्स के कि एसेट्स अकाउंट का रूल क्या है, लायबिलिटी का क्या रूल है। उससे पहले हम लोग इसके कंसेप्ट को समझेंगे, यानी एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है। देखिए, ये मेरा फेवरेट मेथड है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपसे, और आप देख करके थोड़ा सा डर भी सकते हैं इसको कि 6 यहाँ पर अकाउंट बताए गए हैं और 6 रूल होंगे। जिस तरीके से पर्सनल, रियल, नॉमिनल में 3 रूल्स थे, तो यहाँ पे रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको डरना नहीं है, आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आप पाएंगे कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रूल को अप्लाई करना डिफिकल्ट नहीं है, और यहाँ पर 6 रूल्स भी नहीं होंगे। रूल्स सिर्फ 2 होंगे, कहने के लिए सिर्फ 6 होंगे, बट एक्चुअल में रूल्स 2 होंगे। वो 2 रूल्स क्या होंगे आगे हम लोग बात करेंगे, जब इन 6 जो आइटम्स, जो अकाउंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, उसके कंसेप्ट को समझने के बाद। तो चलिए आइए एक एक करके इन अकाउंट्स के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ हमारा है एसेट्स। अब देखिए, एसेट्स क्या होता है। एन एसेट इज समथिंग वैल्यूएबल ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी। देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में संपत्ति, एसेट्स की परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि एक एसेट्स क्या है, कोई ऐसी चीज जो कि वैल्यूएबल है, समथिंग वैल्यूएबल, ओन्ड और कंट्रोल, मालिकाना हक और नियंत्रण किसके पास है, जिसका एक इंडिविजुअल के पास, किसी संस्था के पास और एंटिटी के पास, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, विद इकोनॉमिक पोटेंशियल। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, विद इकोनॉमिक पोटेंशियल, यानी जिसका कोई यूज हो, उससे पैसे जनरेट हो रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे प्लांट से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो इकोनॉमिक पोटेंशियल है कि नहीं। उस मशीन से भी हो रहा है, बिल्डिंग से भी कुछ लाभ मिल रहा है, फर्नीचर से, कंप्यूटर से, गूगल से, पेटेंट से, लाइसेंस से, तो ये सारे एसेट्स हो गए और इनकी इकोनॉमिक पोटेंशियल है, यानी इनसे पैसे जनरेट किए जा रहे हैं। दूसरा जो हमारा अकाउंट है वो लायबिलिटीज का है, जैसा कि मैंने 6 लिस्ट आपको दिखाए थे वहां पर। तो अब लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन और डेप्ट। देखिए, एक ही लाइन में सारी चीजों को यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि लायबिलिटी क्या है, एक जवाबदेही है, ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है या ऋण है, डेप्ट है, दैट एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल और एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जिसका जिम्मेदार कौन है, या तो कोई व्यक्ति
या तो कोई संस्था या तो कोई बिजनेस एंटिटी, रिक्वायरिंग फ्यूचर सेक्रीफाइस ऑफ रिसोर्सेज टू सेटल इट। और इसको सेटल करने के लिए यानी इसको चुकता करने के लिए फ्यूचर में जो रिसोर्सेज हमको मिलेंगे या फ्यूचर में कुछ रिसोर्सेज हम लोगों को सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, त्याग करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लोन ले रखा है तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उसको लौटाइएगा ना, तो जब लौटाइएगा तो किसी रिसोर्स को सेक्रीफाइस करना होगा ना, और वो रिसोर्स क्या होगा? ऑब्वियसली पैसा होगा। कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कैपिटल है, लोन है, आउटस्टैंडिंग बकाया, एक्सपेंसेस, एडवांस बाय कस्टमर्स, ये सारे। अब कैपिटल लायबिलिटी कैसे है? जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस में यूज होता है। तो बिजनेस अपने आप से पूंजी जनरेट नहीं करता है। शुरू में उसको क्या होता है कि पैसे किसी के द्वारा दिए जाते हैं, और जिसके द्वारा पैसे बिजनेस को दिए गए हैं, बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैपिटल जिसने दिया है उसको वापस करे जब बिजनेस बंद हो, या वो बिजनेस का नहीं रहेगा, अल्टीमेटली अंततः वो किसका रहेगा? जिसने पूंजी लगाई है बिजनेस में, और जनरली वो कोई व्यक्ति होता है या कोई संस्था होती है। ठीक है, तो कैपिटल भी लायबिलिटी है। बाकी की चीजें आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि वो लायबिलिटी क्यों है, जो एग्जांपल मैंने दिया है। तीसरा जो क्लासिफिकेशन हमारा होगा वो होगा इनकम के बेसिस। अब देखते हैं कि इनकम क्या कहता है। इनकम रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न और रिसीव फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इनकम क्या है? वो पैसा जो बिजनेस को रिसीव होता है लेकिन नॉन कोर एक्टिविटीज से रिसीव होता है। यानी अगर कपड़े की दुकान है तो कपड़ा बेच करके जो पैसा रिसीव हो रहा है वो इनकम नहीं माना जाए, बल्कि कोई और चीज से अगर कहीं से कोई पैसे आ रहे हैं तो वो पैसा इनकम माना जाएगा। यहाँ पर अगर एग्जांपल में दूं तो इंटरेस्ट, बिजनेस ने अकाउंट खुलवा रखा है, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, तो वो इंटरेस्ट कमाने के लिए तो बिजनेस नहीं है ना। बिजनेस किस लिए है? कपड़े बेचने के लिए। ठीक है, अब पैसे आ गए हैं तो उसको हम किसी को दे तो नहीं देंगे, वो बिजनेस में ही रहेगा। कहीं से कोई कमीशन मिल गया, कहीं से कोई डिस्काउंट मिल गया, हो सकता है बिजनेस का एक छोटा सा कोना खाली पड़ा था, उसको भाड़े पर दे दिया गया था, वहां से कुछ पैसे आ गए। बिजनेस के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था, कंपनी के शेयर में लगा दिए, वहां से डिविडेंड आ। तो बिजनेस किस चीज का है? कपड़े का है। इंटरेस्ट कमाने के लिए बिजनेस नहीं खड़ा किया गया है, कमीशन कमाने के लिए बिजनेस नहीं खड़ा किया गया, डिस्काउंट कमाने के लिए या रेंट से इनकम जनरेट करने के लिए बिजनेस नहीं खड़ा किया गया है। बिजनेस इसलिए खड़ा किया गया है कि कपड़े बेचे जाएं। अब ठीक है, कपड़े बेचने से जो चीजें आएंगी वो रेवेन्यू का पार्ट होंगी, लेकिन इसके अलावा जो पैसे आएंगे वो इनकम का पार्ट हो जाएंगे। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। वही यहाँ पर डेफिनेशन में भी कहता है नॉन कोर एक्टिविटीज, क्योंकि कोर एक्टिविटी क्या है? कोर एक्टिविटी है कपड़े बेचना। और एनी अदर सोर्सेज कंट्रीब्यूटिंग टू कंपनीज ओवरऑल फाइनेंशियल इनफ्लो, जो कि बिजनेस में पैसे दे करके आता है। फोर्थ जो हमारा है वो है रेवेन्यू का खाता। रेवेन्यू क्या होता है अपने आप में? कि रेवेन्यू रेफर्स टू टोटल इनकम जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और एनी अदर बिजनेस एक्टिविटीज बिफोर डिडक्टिंग एनी एक्सपेंसेस। ये रेवेन्यू क्या है? इनकम जो जनरेट हुए कहां से? सामान को बेचने से, सेल ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सेवाएं प्रदान करने से, और एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी, जो कि मेन बिजनेस एक्टिविटी का ही पार्ट थी, बिफोर डिडक्टिंग एनी एक्सपेंसेस। और इसमें से कोई भी खर्च अभी घटाया नहीं गया है। यानी सेल्स अगर 10 लाख की हुई है तो वो 10 लाख रेवेन्यू कहे जाएंगे, क्योंकि अभी तक उसमें से एक्सपेंसेस नहीं घटाए गए हैं। 10 लाख के 10 लाख प्रॉफिट तो नहीं होंगे ना, वो रेवेन्यू होंगे। तो इसके एग्जाम्पल में आता है सेल्स या कोई और जो रिसीट है जो कि फ्रीक्वेंटली हो रही हो, वैसे आइटम्स जो हैं वो रेवेन्यू कहलाते हैं। पांचवा जो हमारा अकाउंट का टाइप होगा वो है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या कहता है कि एक्सपेंसेस रेफर्स टू कॉस्ट इनकर्ड बाय अ कंपनी टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशन, प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज। सिंपल शब्दों में कह दिया है कि एक्सपेंसेस का मतलब है लागत जो किसी बिजनेस के द्वारा लगाए जाते हैं। किस चीज में? टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशन, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, प्रोड्यूस गुड्स, माल को बनाने के लिए, और प्रोवाइड सर्विसेज, अगर कोई होटल इंडस्ट्री है तो वो सेवा प्रोवाइड करेगी, तो उस सेवा को प्रोवाइड करने में जो भी खर्चे हो रहे हैं वो। एग्जांपल्स इसके कई सारे हैं, मैंने कुछ एक को ले रखा है यहाँ पर, जैसे सैलरीज, वेजेस, रेंट, ऑफिस सप्लाईज, मेंटेनेंस, इट्स। जो लास्ट टाइप ऑफ अकाउंट है हमारा यहाँ पर वो है प्रोविजन, प्रोविजन का खाता। अब देखिए, प्रोविजन का खाता क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होगा 11th या 12th में, लेकिन आगे की क्लासेस में ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, जब हायर क्लासेस में या जब आप सीए वगैरह करोगे तब। तो आइए सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। क्या कहता है कि अ प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड टू कवर एंटिसिपेटेड फ्यूचर एक्सपेंसेस और लॉस। तो प्रोविजन, प्रावधान क्या है? एक अमाउंट जो किसी प्रत्याशित फ्यूचर एक्सपेंसेस, जो फ्यूचर में खर्चे होने वाले हैं, उसको ध्यान में रख करके साइड किया जाता है, या फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं उसको ध्यान में रख करके अलग किया जाता है अपने इनकम से, वेयर द एग्जैक्ट अमाउंट और टाइमिंग इज
अनसर्टेन। फ्यूचर के लिए रखते तो हैं कि फ्यूचर में कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, फ्यूचर में कुछ लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन कब होंगे और कितने अमाउंट खर्च किए जाएंगे ये सर्टेन नहीं होता है। वही कहता है कि द एग्जैक्ट अमाउंट और टाइमिंग इज अनसर्टेन। आइए कुछ एक एग्जांपल्स यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या होता है कि जब आप उधार देते हैं बिजनेस में तो कुछ पैसे वापस नहीं आते हैं, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करके रख दी जाती है कि इतने पैसे नहीं आएंगे, इनको भूल जाना है हम लोगों को। प्रोविजन फॉर टैक्स, सरकार को टैक्स देना है तो उसके लिए भी पहले से व्यवस्था करके रख ली जाती है, एक मोटा मोटी कैलकुलेशन करके कि इतना टैक्स देना पड़ सकता है, तो इतना पैसा काट करके प्रॉफिट में से रख। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जैसे कोई भी संपत्ति ली जाती है तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि जब उस संपत्ति के बदले में हम लोगों को नई संपत्ति खरीदनी पड़ती है, तो जितना पैसा हम लोगों को नई संपत्ति खरीदने में लगेगा उसके लिए डेप्रिसिएशन से ही पहले से व्यवस्था करके रखना क्या कहता है, पहले से ही व्यवस्था करके रखना क्या कहलाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो आइए अब हम इस वीडियो के फाइनल पार्ट पर पहुंच चुके हैं। रूल्स के मामले में एप्लीकेशन जो है वो लास्ट पोर्शन होगा इसका, जब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये जो 6 क्लासिफिकेशंस हम लोगों ने किए हैं अकाउंट्स के, उसके रूल को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो चलिए रूल्स जो 6 टाइप के अकाउंट हम लोगों ने देखे, तो उन 6 टाइप के अकाउंट्स के लिए कौन कौन से रूल्स जर्नल एंट्रीज करने के लिए फॉलो किए जाते हैं देखते हैं। एसेट अकाउंट के लिए क्या रूल फॉलो किया जाता है, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट्स अकाउंट इज डेबिटेड एंड व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट्स अकाउंट इज क्रेडिट। तो यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज और डेबिट एंड क्रेडिट ही रहने वाला है, बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आइए इसको अप्लाई करके हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर 7 जनवरी 2022 को एक ट्रांजेक्शन है कि मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए यहाँ पर दोनों ही डेबिट है। देखिए यहाँ पर दोनों ही एसेट्स के खाते हैं, मशीन का खाता भी संपत्ति का खाता है और कैश का खाता भी संपत्ति का खाता है। हमारा रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जब एसेट अकाउंट बढ़े तो उसको डेबिट करो। मशीन बिजनेस में खरीदी गई है तो मशीन का खाता बढ़ गया, 0 से 50,000 हो गया, इसलिए मशीन के खातों को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर डेबिट कर दिया गया है 50,000 रुपए। और मशीन कैश में खरीदी गई है तो कैश तो घट जाएगा ना बिजनेस से, तो एज पर रूल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रूल क्या कहता है कि व्हेन एसेट इंक्रीजेस, जब संपत्ति बढ़े तो डेबिट करो और जब संपत्ति घटे तो क्रेडिट करो। तो चूंकि यहाँ पर कैश घट गया है इसलिए इसको हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया यहाँ पर 50,000 से। तो आई होप कि एसेट रिलेटेड अकाउंट को समझने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आई होप कि एसेट अकाउंट रिलेटेड जो रूल है उसको समझने में बहुत ज्यादा आपको कठिनाई नहीं होगी। बहुत ही सिंपल सा है कि बढ़ा तो डेबिट किया, घटा तो क्रेडिट किया। दूसरा जो हमारा अकाउंट है वो है लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट का रूल क्या कहता है, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस, जब लायबिलिटी बढ़े इट्स अकाउंट इज क्रेडिट। जब लायबिलिटी बढ़े तो उसके खाते को क्रेडिट किया जाता है। एंड व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट्स अकाउंट इज डेबिटेड, और जब लायबिलिटी घटती है तो उसके अकाउंट को डेबिट किया जाता है। आइए इसको भी समझ करके देख लेते हैं। देखिए पहली तारीख की जो एंट्री है, यहाँ पर 2 खाते इन्वॉल्व हैं, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो कैश जो है वो एसेट्स का खाता है, कैपिटल जो है वो लायबिलिटी का खाता है। लायबिलिटी का खाता क्यों है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने ही बिजनेस को पैसे दिए होंगे बिजनेस करने के लिए। तो यहाँ पर कैपिटल के पीछे एक नाम छुपा हुआ है, जैसे राम, श्याम या कोई भी व्यक्ति जिसने पूंजी दी होगी, तो ये लायबिलिटी है। तो बिजनेस में कैश बढ़ा है तो जो रूल था एसेट्स का उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया है, डेबिट कर दिया है, क्योंकि संपत्ति जब बढ़ती है बिजनेस में तो उसको डेबिट किया जाता है, इसलिए कैश का खाता यहाँ पर डेबिट किया गया। लायबिलिटी जो है हमारी कैपिटल, वो क्या कहता है कि जब लायबिलिटी बढ़े तब उसको क्रेडिट करो, जब घटे तो डेबिट करो। तो यहाँ पर चूंकि कैश आया तो है बिजनेस के पास, लेकिन साथ में लायबिलिटी भी बढ़ी है, क्योंकि ये कैश किसने दिया है, बिजनेस के मालिक ने दिया है पूंजी के रूप में, तो लायबिलिटी बढ़ गई। इसलिए चूंकि लायबिलिटी यहाँ पर बढ़ी है और रूल क्या कहता है कि जब लायबिलिटी बढ़े तो उसको क्रेडिट करो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको क्रेडिट कर दिया है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ लायबिलिटी का। देखिए खरीदारी की गई है तो खरीदारी का खाता क्या किया गया है, डेबिट किया गया है। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट क्रेडिट। और राम के अकाउंट को लायबिलिटी क्यों माना गया है, क्योंकि उससे उधार खरीदे गए हैं, एक निश्चित समय के बाद राम को पैसे देने होंगे, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ गई ना, क्योंकि खरीदारी करके ले आए 25,000 रुपए का माल उधार में, तो लायबिलिटी बढ़ गई। और ये लायबिलिटी किसके पड़ती है, राम के पड़ती है, इसलिए राम का खाता बिजनेस के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, क्योंकि इस खाते के अगेंस्ट पैसे चुकाने हैं। और अभी अभी हमने देखा कि जब लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, और यही जब हम राम को पेमेंट कर देंगे, क्योंकि उधार अगर लिया गया है तो इसको पेमेंट भी तो किया जाएगा ना। तो राम को जब पेमेंट कर दिया जाएगा तो एंट्री क्या होगी, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम लायबिलिटी था 25,000 से, तो जब ये लायबिलिटी बना तब उसको हम लोगों ने क्रेडिट किया था,
क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जब लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। लेकिन जब राम को पेमेंट कर देंगे कैश में तो ये 25,000 से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी घट जाएगा, लायबिलिटी घटेगी। और रूल क्या कहता है, जब लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करो, लेकिन जब घटे तो डेबिट करो। देखिए थर्ड जो हमारा अकाउंट है वो है इनकम का अकाउंट। क्या कहता है कि जब इनकम बढ़े, व्हेन इनकम इंक्रीजेस दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड। इनकम बढ़ने पर इनकम के खाते को क्रेडिट कर दो और जब इनकम घटे तो उसके खाते को डेबिट कर दो। तो चलिए अब हम एक इनकम अकाउंट का भी एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे लास्ट में हम आ जाते हैं, यहाँ पर क्या एंट्री की गई है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। रूल हमारा क्या कह रहा था इनकम अकाउंट का कि जब इनकम बढ़े तो उसको क्रेडिट करिए, जब घटे तो डेबिट करिए। तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट आए हैं, ठीक है, इंटरेस्ट आए हैं बिजनेस के पास, तो इसलिए इंटरेस्ट का खाता जो है वो क्रेडिट कर दिया गया है एज पर रूल। और कैश भी आया है बिजनेस के पास तो कैश का खाता डेबिट कर दिया गया है। और एसेट्स अकाउंट का रूल तो आपको पता ही है। अब हम लोग अपना फोर्थ अकाउंट देख लेते हैं, रेवेन्यू अकाउंट है, जो कि क्या कहता है कि जब रेवेन्यू बढ़े, आगम बढ़े तो उसके खाते को क्रेडिट किया जाता है। एंड व्हेन रेवेन्यू डिक्रीजेस इट्स अकाउंट इज डेबिटेड। जब रेवेन्यू बढ़े तो उसको क्रेडिट करिए, जब घटे तो डेबिट करिए। आइए अब इसके भी एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि इसके डेफिनेशन में हम लोग देख चुके हैं रेवेन्यू अकाउंट के, कि रेवेन्यू क्या होती है, सेल्स से जो पैसे आते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या की गई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश डेबिट इसलिए क्योंकि एसेट बढ़ा है तो उसको डेबिट किया गया है कैश का खाता, और सेल्स का खाता क्रेडिट किया गया है एज पर रेवेन्यू अकाउंट रूल। रेवेन्यू अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जब रेवेन्यू बढ़े तो उसको क्रेडिट करिए, जब घटे तो उसको डेबिट करिए। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया। एक्सपेंसेस अकाउंट फिफ्थ जो हमारा है वो है एक्सपेंसेस अकाउंट। ये क्या कहता है कि एक्सपेंसेस का खाता अगर बढ़ता है, व्हेन एक्सपेंसेस इंक्रीजेस इट्स अकाउंट इज डेबिटेड एंड व्हेन एक्सपेंसेस डिक्रीजेस इट्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब खर्चे बढ़े उनके खाते को डेबिट करो, जब खर्चे घटे तब उनके खाते को क्रेडिट करो। तो चलिए इस रूल को अप्लाई करके जनरल एंट्रीज में हम लोग देखते हैं। 4 तारीख वाली एंट्री हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए परचेजेस अकाउंट DR टू राम्स अकाउंट। परचेज क्या है, अब खरीदारी ही नहीं करोगे तो बेचोगे क्या, तो ये खर्च इसलिए हो गया क्योंकि ये बिजनेस चलाने से संबंधित खर्च है। तो खर्च का रूल क्या कहता है कि डेबिट करो जब एक्सपेंस का खाता बढ़ता हो। ये एक्सपेंस है इसलिए परचेज का खाता यहाँ पर डेबिट कर दिया गया। और लायबिलिटी का तो आपको पता है कि जब लायबिलिटी बढ़ती है तो उसके खाते को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। इसलिए यहाँ राम का खाता बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और परचेज का खाता बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो दोनों के रूल को फॉलो करते हुए परचेज को यहाँ पर डेबिट कर दिया गया है और राम्स को क्रेडिट कर दिया गया है। देखिए अब 6 तारीख वाली एंट्री अगर हम देखें, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट का खाता क्या है, रेंट का खाता बिजनेस के लिए खर्चों का खाता है, एक्सपेंसेस का खाता है। और एज पर रूल जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उनको डेबिट किया जाता है, यहाँ पर रेंट के खाते को डेबिट किया गया है। और कैश जो है वो एसेट्स का खाता है, जो कहता है कि जब एसेट्स बढ़े डेबिट करो और जब एसेट्स घटे तो उसको क्रेडिट करो। तो चूंकि यहाँ पर रेंट कैश में दिए गए हैं तो कैश का खाता घट जाएगा, इसलिए कैश को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। अब हम लोग अगर यहाँ पर देखें लास्ट जो हमारा बचा हुआ है प्रोविजन अकाउंट। जब प्रोविजन बढ़े, व्हेन प्रोविजन इंक्रीजेस इट्स अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड व्हेन प्रोविजन डिक्रीजेस इट्स अकाउंट इज डेबिटेड। जब प्रोविजन बढ़े तो उसके खाते को क्रेडिट करो एंड जब प्रोविजन घटे तब उसके खाते को डेबिट करो। चलिए इसका भी एग्जांपल लेकर के हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया गया है टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, जो कि 11 तारीख वाली एंट्री है। तो देखिए प्रॉफिट क्या है, इनकम है, प्रॉफिट इनकम है। और इनकम का रूल क्या कहता था कि जब इनकम बढ़े तो उसको क्रेडिट करो, जब घटे तो डेबिट करो। तो चूंकि यहाँ पर बैड डेब्ट्स यानी जो पैसे नहीं आ पाए उधारी के, उसका पैसा प्रॉफिट से काट लिया गया है, इसलिए प्रॉफिट घट गया है। और प्रॉफिट क्या है, इनकम है। और इसके बदले में काट करके प्रॉफिट को कहाँ ले जाया गया है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के लिए ले जाया गया है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या है, एक प्रोविजन है। और प्रोविजन जब बढ़ता है तो हम लोग बात कर चुके हैं कि वो क्या कहलाता है, लायबिलिटी कहलाता है। तो यहाँ पर प्रोविजन बढ़ा है तो रूल के अकॉर्डिंग उसको हम लोगों ने क्रेडिट किया है, अगर प्रोविजन घटता तो हम लोग उसको डेबिट करते। तो ये थे सारे 6 अकाउंट्स के एग्जाम्पल जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में देखने की कोशिश की है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि देखिए यहाँ पर 6 अकाउंट है, उसका मतलब ये नहीं है कि 6 रूल्स हम लोगों को पढ़ने हैं। सिर्फ हम लोगों को ये देखना है कि घटने पर क्या करना है और बढ़ने पर क्या करना है, जो कि रूल्स में बताया हुआ है। तो अगर आप इन 6 को एक साथ याद नहीं रखना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीट शीट देता हूं और वो चीट शीट कुछ इस तरीके से है। देखिए, डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, जब बढ़ते हैं तो कौन कौन से खाते डेबिट किए जाते हैं, 2 ही खाते हैं, एक संपत्ति का खाता, एसेट्स का खाता, और दूसरा एक्सपेंसेस का खाता। याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, जब बढ़ते हैं तो किन किन खातों को डेबिट किया जाता है, 6 में से 2 खाते हैं, एसेट्स का खाता और एक्सपेंसेस का। जब बढ़ते हैं तो किन किन को क्रेडिट किया जाता है, ऊपर क्या था,
जब बढ़ते हैं तो किन किन को डेबिट किया जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब बढ़ते हैं तो किन को क्रेडिट किया जाता है। वहां पर 4 अकाउंट आपको मिलेंगे जो कि बढ़ेंगे तब उनको क्रेडिट किया जाता है, लायबिलिटी, इनकम, रेवेन्यू एंड प्रोविजन। तो अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं रूल को कि बढ़ने पर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाएगा और बढ़ने पर लायबिलिटी, इनकम, रेवेन्यू एंड प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग जर्नल एंट्रीज के कुछ एक रूल्स को दोबारा अप्लाई करके देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। तो शुरू से हम लोग जनरल एंट्रीज यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश डेबिट किया गया, क्यों? क्योंकि एसेट्स का रूल कहता है कि जब संपत्ति का खाता बढ़े तो उसको डेबिट करिए। और लायबिलिटी को यहाँ पर क्रेडिट किया गया जो कि कैपिटल है। क्यों किया गया? क्योंकि ये लायबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट है और लायबिलिटी का रूल क्या कहता है कि जब लायबिलिटी बढ़े तो उसको क्रेडिट करिए। फिर 2 तारीख के ट्रांजैक्शन पर हम लोग आते हैं तो क्या कहता है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कैश क्रेडिट। तो परचेज एक्सपेंसेस का खाता है। एक्सपेंसेस के रूल क्या कहते हैं कि जब एक्सपेंसेस बढ़े तो उनको डेबिट कर दो। और कैश जो है वो एसेट्स का खाता है जो कि कहता है कि जब संपत्ति का खाता बढ़े तो उसको डेबिट करो और संपत्ति का खाता जब घटे तो उसको क्रेडिट करो। चूंकि यहाँ पर संपत्ति घटी है इसलिए हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है। उसी तरीके से 3 तारीख के ट्रांजैक्शन पर अगर हम लोग आए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो कैश एसेट्स है, बड़ी है तो एसेट्स का खाता डेबिट कर दिया गया है। कमीशन क्या है? इनकम है। इनकम का रूल क्या कहता है कि जब इनकम बढ़े तो उसको क्रेडिट करिए। फिर 4 तारीख पर अगर हम लोग आए तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट क्रेडिट। परचेज एक्सपेंसेस है इसलिए एक्सपेंसेस के खाते के रूल के अकॉर्डिंग इसको डेबिट किया गया है, क्योंकि रूल क्या कहता है कि जब एक्सपेंसेस बढ़े तो उसको डेबिट किया जाता है। और यहाँ पर राम का खाता है जो कि लायबिलिटी है, उधार खरीदे गए हैं तो राम को पैसे लौटाने हैं। राम का खाता बता रहा है कि ये एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लायबिलिटी जब बढ़े तो उसको क्या करना है, हम लोगों को क्रेडिट करना है, इसलिए हम लोगों ने राम के खाते को क्रेडिट किया है। 5 तारीख के ट्रांजेक्शन पर आए तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो देखिए कैश अगेन संपत्ति है, बड़ी है, इसलिए उसको हम लोगों ने यहाँ पर डेबिट किया गया है। सेल्स रेवेन्यू है। रेवेन्यू का रूल कहता है कि रेवेन्यू जब बढ़े क्रेडिट करो, घटे तो डेबिट करो। क्योंकि यहाँ पर सेल्स हुआ है, रेवेन्यू बढ़ी है, इसलिए सेल्स के खाते को क्रेडिट किया गया है। 6 तारीख के ट्रांजैक्शन को अगर हम लोग देखें तो रेंट जो कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस से रिलेटेड खाता है और रूल क्या कहता है कि जब एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट करो, इसलिए हम लोगों ने इसको डेबिट कर दिया है। और कैश यहाँ पर घट गया है इसलिए उसको हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है। फिर अगर 7 तारीख के ट्रांजेक्शन को हम लोग देखें तो दोनों ही एसेट्स है, लेकिन एक एसेट बढ़ा है, एक घटा है। तो जो एसेट बढ़ा है एज पर रूल हम लोगों ने उसको डेबिट कर दिया है, जो घटा है उसको हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है। अगर 8 तारीख के ट्रांजैक्शन पर आए तो वो क्या कहता है कि वेजेस अकाउंट डेबिट टू 8 तारीख के ट्रांजैक्शन पर आए तो वो क्या कहता है, वेजेस अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। तो बकाया अगर मजदूरी है तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ी है इसलिए उसको क्रेडिट किया गया है। वेजेस खर्चों का खाता, एक्सपेंसेस का खाता है और वो कहता है कि जब खर्चों का खाता बढ़े तो उसको डेबिट करना है, तो इसलिए उसको डेबिट कर दिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से हम लोग मॉडर्न रूल को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी है और मेरा ये फेवरेट रूल है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।